जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 6 में इसमें कई एक क्वेश्चन बनते हैं और कई एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में यूपी पीसीएस मेंस में पूछे गए, हमने उन क्वेश्चन को यहाँ पे बस उसके पार्टिकुलर वर्ड्स को मेंशन किए कि किसी वर्ड्स के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जैसे मान लेते हैं कि ये PYQ मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि यूपी पीसीएस मेंस में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। इतने सारे क्वेश्चन हैं कि जिसको मैंने 3 एक तरह से लाइन में लिखे हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्बनाइजेशन का डिफाइन करने के लिए या डिफिनेशन लिखने के लिए कि डिफाइन द अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। यूपी पीसीएस मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है कि सोशल इम्प्लीकेशन, ठीक है, ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हैं और सामाजिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्या है कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है कि अर्बन प्लानिंग, इस पे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है कि बेसिक अम्यूनिटीज इन स्लम्स, यानी स्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा जा चुका है। अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट और डिवास्टेशन। अब देखिए थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे एनालिटिकल क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस पूछता रहता है। अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल। अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स जो है ये दोनों दो चीजें नहीं हैं, दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। कहने का तात्पर्य है कि अर्बनाइजेशंस में कोई भी टॉपिक सब टॉपिक्स हो जिस पे यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन ना पूछे हों तो ऐसा हो नहीं सकता। सारे टॉपिक्स पे लमसम इसने क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे इस क्लास में या इसके बाद जो भी 2-4 लेक्चर्स होंगे अर्बनाइजेशन से संबंधित या शहरीकरण से रिलेटेड संबंधित, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और किसी भी डायमेंशन से हम कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक्स हमारा छूटने ना पाए। ठीक, तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं और देखते हैं कि जो भी टॉपिक्स हो उसको किसी ना किसी एंगल से हम उसको कैचअप करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पहले नंबर में डिफाइन अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन को डिफाइन करना है। उसके बाद नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन से संबंधित जो आपको फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है उसके बारे में लिखना है। वो दिखता कैसे है, क्या कारण है अर्बनाइजेशन के। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे नेचर में आ जाएंगे। उसके अलावा सोशल इम्प्लीकेशंस। अर्बनाइजेशंस को अगर हम पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें अर्बनाइजेशन की, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या होगा अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन का आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नहीं कुछ इसमें। उसके अलावा जो निगेटिव एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन के, वैसे इसको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ज्योग्राफिकल निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट्स निगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट्स या इकोलॉजी से रिलेटेड इम्पैक्ट्स, ये सारे के सारे इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब इम्पैक्ट्स। अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों डायमेंशन से, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे वनली और वनली क्वेश्चन सोशल इम्पैक्ट की पूछा हुआ है, बट ये पूछ सकता है फ्यूचर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही सिस्टमैटिक वे में इसको भी डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कॉन्सर्न्स हैं, उन सारे समस्याओं को भी एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है सॉल्यूशंस में
एक कम्युनिटी के द्वारा क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अब गवर्नमेंट, अब उत्तर प्रदेश ने क्या क्या स्कीम चलाई हैं, मेनली क्या क्या इनिशिएटिव उठाई हैं, कुछ लॉज और कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो कि अर्बनाइजेशन से संबंधित है, उसको डिस्कस करेंगे। और उत्तर प्रदेश के बजट में भी क्या क्या प्रावधान दिया गया है, या अर्बन से पॉकेट्स के लिए कितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं, या क्या फंड एलोकेट किया गया बजट में। इस तरह के सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशंस में आएंगे। नेक्स्ट क्या है कि अर्बन प्लानिंग, इससे रिलेटेड हमको जहां तक भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको भी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्या है कि बेसिक इम्यूनिटीज इन सलम। सलम की नंबर 1 पे समस्याएं, सलम की समस्याओं का समाधान क्या है, मतलब कि बेसिक इम्यूनिटीज क्या क्या मिलनी चाहिए और क्या क्या मिल पा रही हैं उनको। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की भी एक स्कीम चल रही है सलम से रिलेटेड, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे जब सलम का टॉपिक आएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं मेनली जो भी डिस्कस करना चाहता था कि अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट और डिवास्टेशन। अर्बनाइजेशन है सलम आर इंसेपरेबल। अर्बनाइजेशन ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है या डिवास्टेशन का। अर्बनाइजेशन क्या डेवलपमेंट या विकास का एक तरह से साधन है, या डिवास्टेशन का लोगों की बर्बादी का। अगर इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं। डेवलपमेंट का मतलब कि आपका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, और आपका डिवास्टेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। इसी पॉइंट्स को उसने ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना, इस तरह की चीजें आपकी, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट। ऐसे डिवास्टेशन का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट। नेगेटिव वाले कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि सोशल एस्पेक्ट क्या पड़ा है नेगेटिव में। उसके अलावा आपका जो है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, ये नेगेटिव यानी डिवास्टेशन में भी फिर नेगेटिव। और उसी पॉइंट्स को आपको लिखना है, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ऐसे एक क्वेश्चन और एक साल पूछा था यूपी पीसीएस ने, जो कि डेवलपमेंट और डिवास्टेशन या एक तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट, तो बात एक ही है, ठीक है। बस उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इंफॉर्मेशन को आपको क्रिएट करके लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सलम एंड अर्बनाइजेशन। क्या अर्बनाइजेशन के कारण सलम फैलता फूलता है, या सलम इटसेल्फ अपनी ओरिजिन क्रिएट करता है, अर्बनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से एक डिबेट होती है, वो डिबेट वाला टॉपिक है, और हमको इसको एग्जामिन के वे में यानी कि लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है। अब हम चलते हैं सिस्टमेटिक वे में। 4 से 5 क्लास में मेरी कोशिश होगी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अर्बनाइजेशन क्या है, ये इकोनॉमी और सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। इकोनॉमी का मतलब क्या है, आर्थिक स्थिति का बदलना और सामाजिक कंडीशन का बदलना ही एक तरह से अर्बनाइजेशन है। इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव है वो क्या है, देखते हैं। इंक्रीजिंग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जब बदल जाए, कहीं पे बढ़ जाए, मतलब जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स किसी एक पार्टिकुलर एरिया में डोमिनेट करने लगे। सेकेंडरी और टर्शियरी का मतलब कि जैसे कि आपका सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, और आपका इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। इस तरह के सेक्टर किसी एरिया में जब बूस्ट कर जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अर्बनाइजेशन वहां पे हो रहा है, या एक तरह से अर्बन एरिया फैल रहा है, या कोई एरिया एक तरह से अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो टर्शियरी सेक्टर या आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर किसी एरिया में, किसी पार्टिकुलर ह्यूमन सेटलमेंट में जब प्रीडोमिनेटेड हो जाए तो उसको अर्बनाइजेशन कहा जाएगा। सोशल एक तरह से सामाजिक लेवल पे क्या एक तरह से बदलाव आता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। नंबर 1 पे जो अर्बन एरिया की जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है, तो उसको हम अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम रूरल टू अर्बन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि गांव से भारी जनसंख्या में लोग शहर की तरफ मूव कर जाएं, तो वो एक कारण हो सकता है अर्बनाइजेशन का। इस तरह की प्रक्रिया को या प्रोसेसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अगर अर्बनाइजेशन को मैंने अपने तरफ से डिफाइन किया कि बहुत सारे फैक्टर और एस्पेक्ट को कोरिलेट करके किया कि अर्बनाइजेशन से तात्पर्य क्या है, अर्बनाइजेशन का नोट्स मतलब अर्बनाइजेशन से हमारा तात्पर्य है,
इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, नंबर 1 पे किसी भी सिटी की जनसंख्या का बढ़ना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन का मतलब क्या है कि जैसे कहीं पे मान के चलिए कि हमारे पास 915 की कितने अगर यूपी में टाउन थे तो अगले सेंसस में वो 1015 हो जाएं, तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाएगा कि अर्बन पॉकेट्स बढ़ गए या अर्बनाइजेशन हो रहा है। ऐसे नंबर 1 पे एक्सपेंशन क्या है ऑफ अर्बन लैंडस्केप। अर्बन लैंडस्केप का मतलब कोई एरिया अगर 50 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है वो आने वाले कुछ दिनों में 70 स्क्वायर किलोमीटर पे फैल जाए तो उस तरह की कंडीशन को कहा जाएगा। जो 20 स्क्वायर किलोमीटर एक्स्ट्रा फैला तो वो अर्बनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब देखिए हमने इन सारे कंडीशंस को अर्बनाइजेशन में दो एस्पेक्ट पे या दो अप्रोच पे डिस्क्राइब किए हैं। एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके आधार पे हम अर्बनाइजेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, कॉमर्स, ये आपका क्वालिटी एस्पेक्ट हो गया अर्बनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए। दूसरे नंबर में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो सकता है अर्बनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम फिर फर्दर दो हिस्सों में उसको देख सकते हैं। एक तो पीपुल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने ज्यादा लोग इनफ्लक्स हुए, बाहर के यानी गांव के लोग उस एरिया में आकर के अर्बन पॉकेट में रच बस गए, तो उसको हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमने अर्बनाइजेशन को कैटेगराइज किया है। ऐसे अर्बन एक्सपेंशन ऑफ द लैंड, अर्बन एरिया की जमीन बढ़ जाए या अर्बन टाउन बढ़ जाए या टाउन जो है स्थिर बढ़ने लगे तो उसको हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो दो हिस्सों में हमने अर्बनाइजेशन को एक तरह से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मैंने यहां पे देखा कि जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मानी कि सर्विसेज, कॉमर्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और आपका एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की एक्टिविटीज प्रीडोमिनेटेड होती है किसी पार्टिकुलर पॉकेट्स में, उसको हम अर्बन पॉकेट्स या अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। ऐसे ही कहीं पे ज्यादा से ज्यादा लोग, पहले से कोई अर्बन या शहर हो वहां बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाएं, या पहले से कोई शहर बसा हुआ है उसका एरिया बढ़ जाए, या पहले से कुछ शहर थे और फर्दर उस तरह के शहर और डेवलप हो जाएं, तो उसको हम क्वालिटी और क्वांटिटी एस्पेक्ट के आधार पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब रहा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके नजदीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अर्बनाइजेशन से क्या तात्पर्य है। तो गवर्नमेंट के मुताबिक दो एक तरह से एस्पेक्ट है, एक तो नोटिफाइड टाउन कहा जाता है, एक सेंसस टाउन कहा जाता है। वो एरियाज जहां पे कुछ गवर्नमेंट की लोकल बॉडी अथॉरिटी क्रिएट की जाती है, चाहे वो इलेक्शन के द्वारा या नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा, और गवर्नमेंट उसको लॉ के द्वारा घोषित करती है कि ये नोटिफाइड टाउन है। नोटिफाइड टाउन के केस में कई तरह के टाउन्स हो सकते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और आपका पंचायत यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद यानी नगर पंचायत यूपी में कहते हैं उसको, नगर निगम, नगर पालिका परिषद एंड नगर पंचायत। ये एक तरह से नोटिफाइड टाउन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा या सेंटर के द्वारा इसको डिमार्केट किया गया है, डिसाइड किया गया कि ये टाउन्स कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी टाउन भी इनको कह सकते हैं। तो जो नोटिफाइड यानी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए, गवर्नर का उस पर सिग्नेचर होता है कि ये पार्टिकुलर टाउन एक तरह से स्टैट्यूटरी टाउन है और इसको अर्बन एरिया में कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे मेयर या चेयरमैनी का चुनाव होगा, ये तो स्टैट्यूटरी टाउन हो गया। और दूसरा टाउन क्या है कि सेंसस टाउन है। तो अगर हम डिफाइन में पूछता है क्वेश्चन आपको, तो इस तरह के इतने पॉइंट्स तो लिखेंगे और प्लस ये भी मेंशन करेंगे कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एज पर गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज, अर्बनाइजेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या दो तरह से अर्बनाइजेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी टाउन और दूसरा आपका सेंसस टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन में हमने जो नोटिफाइड टाउन है उसमें आपका जो कोई बोर्ड भी हो सकता है, बोर्ड सोसाइटी, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकती है वो स्टैट्यूटरी टाउन में, जिसको भी नोटिफाइड कर दिया जाए। मिलिट्री का जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वो भी स्टैट्यूटरी टाउन में आएगा, उसको भी गवर्नमेंट अपने गजट के द्वारा नोटिफाई करती है कि यहाँ पे इस तरह का कंडीशन
इतनी, जबकि जनसंख्या जरूरी नहीं कि पूरी हो जो सेंसस का क्राइटेरिया है, तब भी उसको टाउन में या सिटी में कंसीडर किया जाएगा। दूसरे क्राइटेरिया मैंने बताया सेंसस टाउन का, सेंसस के मुताबिक पार्टिकुलर कुछ आबादी को ही टाउन माना जाएगा। सेंसस ने 2011 में जो डिफिनेशन दिया था वही 2001 में जो डिफिनेशन सेंसस टाउन का दिया गया वही प्रोसीड किया गया 2011 के लिए, और आने वाला सेंसस 2026-27 में जब आएगा तो उसमें भी वही डिफिनेशन रखा गया है। सेंसस के मुताबिक उस पार्टिकुलर ह्यूमन सेटलमेंट्स को हम टाउन कहेंगे जहां पे मोर देन 5000 जनसंख्या रहती हो। नंबर 1 क्राइटेरिया 5000 से ज्यादा वहां की जनसंख्या हो। दूसरे नंबर पे वहां पे 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी हो, जनसंख्या घनत्व 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की हो, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया वहां पे क्या है कि वो पार्टिकुलर प्लेस पे 75% मेल वर्कर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज हो। 75% का मतलब 3/4 वो उस टाउन की आबादी या उस ह्यूमन सेटलमेंट की आबादी। तो 75% मेल वर्कर नॉन एग्रीकल्चरल मतलब सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो इंगेज हो। तो ऐसे पॉकेट्स को सेंसस जो है कमीशन जब ये सेंसस कराते हैं, मतलब जो सेंसस होता है तो उस टाइम पे उसको सेंसस टाउन के नाम से डिमार्केट या घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफिनेशन। डिफिनेशन में आपको इस तरह के पॉइंट्स को मेंशन करने होंगे। ठीक, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि अर्बनाइजेशन का सिनेरियो क्या है। ठीक है, अर्बनाइजेशन का सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले नंबर में ग्लोबल लेवल पे देखेंगे क्या अर्बनाइजेशन है, फिर हम इंडिया के लेवल पे देखेंगे क्या अर्बनाइजेशन है, फिर हम उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है उसको भी देखते चलेंगे। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन है 55% जो है वर्ल्ड में लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? अर्बन एरियाज में रहते हैं लमसम। तो 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव इन अर्बन एरियाज एंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 68% बाई 2050। इस समय लमसम मोर देन 55% जनसंख्या दुनिया भर की शहर में रहती है। आने वाले 2050 तक 68% जनसंख्या शहरीकरण हो जाएगी। 2050 तक पूरी दुनिया की 68% आबादी शहर में रहेगी। इसका कारण क्या है जो 68% हो जाएगी? कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, इन तीनों कंट्रीज की जनसंख्या अर्बन एरिया की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अर्बन पॉकेट्स इनके बहुत हाई लेवल पे एक्सपेंशन हो रहे हैं, जिसके कारण हम कुछ ही दिनों में देखेंगे कि 55 से लेकर के 68% जो है जनसंख्या शहर में रहना शुरू कर देगी दुनिया लेवल पे। वजह क्या है? चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्या है? इंडिया के लेवल पे देखते हैं अर्बन जनसंख्या क्या है। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया 31% है, 31.167 ऐसे रहता, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 31.2%। 2011 सेंसस के मुताबिक 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन जनसंख्या थी आपकी 31% थी। नेक्स्ट क्या है आपका? एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 40% बाई 2030। तो 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया की अर्बन पॉकेट की जो जनसंख्या थी या अर्बन पॉपुलेशन 31% हुआ करती थी लमसम। 2030 तक अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की 40% से ज्यादा हो जाएगी। तो 2030 तक इंडिया की जो अर्बन जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन, वो आपकी 40% से ज्यादा हो जाएगी। ये बात मैंने कहां से उठाया? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में। ठीक, अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी की 2011 में जनसंख्या 22% हुआ करती थी। इंडिया की 2011 में जनसंख्या 31% थी, 31%। तो 31 और 22 में दोनों में कितना अंतर हो गया? तो 9% का एक तरह से अंतर आ जा रहा है यहां पे। तो यूपी की जनसंख्या
लेस अर्बनाइज्ड देन इंडिया, क्योंकि जो नेशनल एवरेज है वो 31% जो है, जबकि आपकी यूपी की जनसंख्या अर्बन 22% है, तो यूपी लेस अर्बनाइज्ड है। करंटली अगर हम बात करते हैं आज के समय 2025 में, तो उत्तर प्रदेश की जो अर्बन पॉकेट की जनसंख्या है वो आपकी 30% है, 30%। ठीक है, अर्बन जनसंख्या उत्तर प्रदेश की आज के समय कितनी है? 30% है, 30% है। 762 स्टैट्यूटरी टाउन है यूपी में। यूपी में कितने स्टैट्यूटरी टाउन है? स्टैट्यूटरी टाउन का मतलब कि वो एरिया या वो आबादी जिसको गवर्नमेंट ने और गवर्नर के सिग्नेचर के साथ नोटिफाई किया हो लॉ के द्वारा या एक तरह से ऑर्डर के द्वारा कि वो स्टेट एक टाउन के में कंसिडर किया जाएगा। जरूरी नहीं कि वहां पे चुनाव हो मेयर और उसका, ठीक है, वो हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकती है, हाउसिंग बोर्ड भी हो सकता है, आपका कैंटनमेंट बोर्ड भी हो सकता है, आपका ये क्या कहते हैं जो पोर्ट सिटी पोर्ट बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के, और बट ज़्यादातर मोस्टली वही होते हैं यूपी के केस में, गवर्नर के द्वारा उन्हीं को नोटिफाई किया जाता है स्टैट्यूटरी टाउन में, जहाँ पे या तो मतलब कि नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इस तरह के 3 कैटेगरी हैं, हायरार्कीज हैं, आबादी के हिसाब से उनको डिमार्केट किया गया है। ठीक है, कहीं पे मेयर होते हैं चुनाव मतलब कि हेड है, और कहीं पे आपके ये होते हैं क्या कहते हैं उसको, चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, तो ये यूपी की कंडीशन में, तो यूपी में टोटल 762 स्टैट्यूटरी टाउन है। नेक्स्ट क्या, 267 सेंसस टाउन थे 2011 के मुताबिक यूपी में। कितने सेंसस टाउन थे? 267 थे। इन दोनों को मिला लेंगे तो टोटल 915 के कितने टाउन यूपी में हो जाएंगे 2011 के मुताबिक। यूपी रैंक्ड सेकंड इन अर्बन पॉपुलेशन। यूपी की जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में महाराष्ट्र के बाद दूसरे रैंक पे है। महाराष्ट्र की जो अर्बन जनसंख्या लमसम 5 करोड़ से ज्यादा है, और वहीं यूपी की जो अर्बन जनसंख्या है 4.5 करोड़ के आसपास है। यूपी की 4.5 करोड़ जनसंख्या है लमसम 2011 सेंसस के मुताबिक। महाराष्ट्र पहले नंबर पे था, उसकी जनसंख्या 2011 सेंसस के अनुसार 5 करोड़ से ज्यादा थी। तो पहले में महाराष्ट्र, सेकंड पे यूपी एब्सोल्यूट टर्म में, आफ्टर महाराष्ट्र, यहां मैंने मेंशन कर दिए। एन अकाउंट फॉर 11.80% ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की पूरी जो शहरी आबादी है उसकी 11% आबादी यूपी में रहती है, ऐसा समझिए। भारत की टोटल अर्बन जनसंख्या में 11% जनसंख्या कहां पे रहती है? यूपी में रहती है। अब देखिए नेक्स्ट, हमने एक टॉपिक यहां पे बदल दिया। एक क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है बट फ्यूचर में कहीं पूछा गया, क्योंकि जब ये सेंसस आ जाएगा यानी कि 2026 में या 27 में, उसके बाद जब पीसीएस का कोई भी एग्जाम होगा तब वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये न्यूज़ में नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, बट हमने एक फ्रेम आपको दे दिया है एक लाइन में ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड्स क्या रहा है। ठीक है, 1901 में हमारे यहाँ अर्बन जनसंख्या हुआ करती थी यूपी में, कितना? 11%। कितनी थी? 11% यूपी में अर्बन जनसंख्या हुआ करती थी 1901 में। ठीक है, 11% थी। वही हमारी जो है 1951 में अर्बन जनसंख्या कितनी हो गई? 14% हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 3% ग्रोथ हो गई। 3% जो ग्रोथ हुई गई यकायक आपकी, ये आपकी 12, 13, 14, तो यानी कि 50 साल में 3% ग्रोथ हुई। क्योंकि जो इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स हुआ था, यानी कि जो डिवीजन के बाद 47 के बाद बहुत सारे माइग्रेंट्स जो आए थे, तो कुछ अर्बन एरियाज में प्रीफर किए थे, उनको स्पेस मिला था रहने के लिए, और मोस्टली वो बड़े शहरों में प्रीफर किए थे। इसलिए लखनऊ में उस टाइम बहुत बड़े बड़े शहर नहीं हुआ करते थे। यूपी के मतलब यूपी में बहुत बड़े बड़े शहर नहीं थे, तो कुछ तो आपके जो पंजाब के बेल्ट से, पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट, तो अर्बन एरियाज में रह रहे थे, और कुछ जो है रूरल एरियाज में उनको ज़मीनें अलॉट की गई थी। तो इसी हिसाब से 14% लोग ही 1951 में बढ़ पाए। ठीक है, बट इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट के कारण ही इतनी जनसंख्या बढ़ी, ये फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है आपका, 1991 में हमारी जनसंख्या 19% हो गई अर्बन की। अर्बन की जनसंख्या मेनली 1970-80 की दहाई आते आते उत्तर प्रदेश की अर्बन जो पॉपुलेशन है
19%, या आपका पहले तो 17-18% थी, उसके बाद 19 हुई, तो यहाँ मैंने 91 का डेटा मेंशन किया। 91 का डेटा मेंशन करने का जो मकसद है कि एलपीजी आ चुका था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो चुका था, क्योंकि वो 80 से प्रक्रिया शुरू हो गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म की, और इकोनॉमी हमारी कहीं ना कहीं 85 के बाद जो है 5% के दर से ग्रो करने लगी थी। इसीलिए हमने यहाँ पे 91 तक आते आते 19 हो गई। तो 51 में हमारी 14% अर्बन जनसंख्या मतलब थी, और वही 91 में 19% हो गई, तो 5% की यहाँ वृद्धि हो गई। उसके बाद 2001 में हमारी जो जनसंख्या थी वो 20% हुआ करती थी। कितनी? 20% थी। 2001 में हमारी जो यूपी की जनसंख्या थी वो 20% थी। तो यह एक तरह से बढ़ते जा रहा है ट्रेंड यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि 2011 में हमारी यूपी की जनसंख्या 22% हो गई, जो ये मैंने मेंशन किया 22.27%, 2011 यानी कि लास्ट सेंसस में हो गई। आज के टाइम पे 2025 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यूपी की जनसंख्या 30% है, जो कि शहर में रहती है। तो 2025-26 तक हमारी जनसंख्या कितनी है अर्बन एरिया या शहर में रहने वाली? 30% हो गई है। ठीक है, तो 22 से 8 30 होता है, तो 11 से लेकर के 25 के बीच में 8% जनसंख्या बढ़ गई। वजह क्या है कि लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए, मैं कारण यहाँ पे मैंने मेंशन किए, सारे कारण यही हैं लमसम जो है उत्तर प्रदेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी। ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इंडिया प्लस डेवलपिंग कंट्रीज और प्लस यूपी, इन तीनों के लिए अर्बन जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या क्या है वो यही है, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक, ये आपका ट्रेंड हो गया कि अर्बनाइजेशन ट्रेंड इन उत्तर प्रदेश में। आपको ये बेसिक 3-4 डेटा याद करना रहेगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। स्पेशल पैटर्न का मतलब कि रीजन वाइज कौन से एरिया ज्यादा अर्बनाइज्ड है इंडिया में, रीजन वाइज कौन सा एरिया ज्यादा अर्बनाइज्ड है यूपी में, और उसके कारण क्या है। तो एक क्वेश्चन ये ऐसे बन सकते हैं। हमने कोशिश किया कि इस पॉइंट्स को भी किसी एक फ्रेम में मेंशन कर दें। ठीक है, तो हमने खाली यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया यहाँ पे। अगर हम इंडिया की बात कर लें पहले, कि इंडिया के कुछ एरियाज ज्यादा अर्बनाइज्ड हैं और कुछ एरियाज कम अर्बनाइज्ड हैं। ज्यादा जो अर्बनाइज्ड एरिया है, जहां पे अर्बन पॉकेट ज्यादा है या अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, वो नंबर 1 पे आपका वेस्टर्न इंडिया है, नंबर 2 पे आपका जो है कोस्टल इंडिया है, और कोस्टल इंडिया या वो स्टेट जिसके पास कोस्ट है, और तीसरे नंबर पे क्या है आपका साउथ है। तो ये एरियाज जो है आपके ज्यादा अर्बनाइज्ड हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया और नदर्न इंडिया कम अर्बनाइज्ड है, वहां पे अर्बन जनसंख्या कम है। कारण क्या है? जो कोस्टल इंडिया है या वेस्टर्न इंडिया है, वहां पे एक तरह से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। ये सारे फैक्टर्स यही हैं। ठीक है, कारण के बस आप बेसिक फ्रेम दिमाग में रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, तो आपको यही मेंशन करने होंगे कारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो भी बात एक ही हो गई, स्पेशल पैटर्न एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। अगर हम यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रीजनल डिस्पैरिटीज इन अर्बनाइजेशन या स्पेशल पैटर्न, स्पेशल का तात्पर्य क्या होता है? स्पेस यानी जगह। स्पेशल का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि किसी पार्टिकुलर जगह पे क्षेत्र में ज्यादा अर्बन जनसंख्या रहती है, किसी पार्टिकुलर एरिया में अर्बन जनसंख्या कम रहती है। उसके कारण क्या है और उसके डेटा ऑफ फैक्ट को भी आपको मेंशन करने होंगे। अगर यूपी के केस में हम मेंशन करें तो रीजनल डिस्पैरिटीज इन अर्बनाइजेशन नंबर 1 में वेस्टर्न यूपी है, वहां की अर्बन जनसंख्या 32% है, जो कि लमसम नेशनल एवरेज जो आपका 31% है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। आपका देखिए बुंदेलखंड, यहाँ की जनसंख्या अर्बन पॉकेट की जनसंख्या 22% है, जो कि आपकी स्टेट की एवरेज आपकी 22% है, उसी के लमसम इक्वल है ये। सेंट्रल यूपी की जनसंख्या हम देखते हैं अर्बन एरिया की कम है स्टेट की एवरेज से। स्टेट की एवरेज अगर 22% है तो सेंटर की जनसंख्या आपकी मात्र 20% है। वहीं आपकी ईस्टर्न यूपी की जनसंख्या 13% है, जो कि स्टेट की एवरेज से भी कम है। तो सेंट्रल यूपी यानी मध्यांचल यूपी और आपका पूर्वांचल यूपी में हम जनसंख्या की बात करें तो इन दोनों क्षेत्र में जनसंख्या आपकी यूपी के मुकाबले में कम है। अच्छा, अब कारण क्या है? हमने एक क्लास अलग से इस पे बनाए थे कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड बैकवर्डनेस ऑफ बुंदेलखंड एंड बैकवर्डनेस ऑफ क्या कहते हैं पूर्वांचल।
इस पे तीनों पे हमने अलग अलग जोन पे क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो सारे फैक्टर्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बस बेसिक डेटा फैक्ट्स आप यहाँ पे रख लेंगे कि यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइज है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हैं, जबकि आपके पूर्वांचल में एग्री डोमिनेटेड सोसाइटी है, फ्लडेड रीजन है, ठीक है, और हाईली डेंसिटी है और ट्रेडिशन ओरिएंटेड है, रिलीजियस कल्चरल ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा है, डोमिनेटेड करती है सोसाइटी में। उसके अलावा क्या है कि ये जो बुंदेलखंड में 3rd नंबर पर अर्बनाइजेशन आ जाता है, क्योंकि इसका एरिया जो है एक तरह से जनसंख्या कहीं पे कम होती है तो वहाँ अर्बन शेयर ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो स्टैटिस्टिकल फैक्टर हो सकता है कि ये बुंदेलखंड का, दूसरे नंबर में वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है और एक ही बड़ा शहर हो जाएगा तो भी अर्बन जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि झांसी। उसके अलावा क्या है कि सेंट्रल यूपी की जनसंख्या एवरेज लेवल पे है कहीं ना कहीं यूपी के अदर एरियाज के मुकाबले में। उसका कारण क्या है कि यहाँ 2 बहुत बड़े शहर हैं, एक कानपुर लखनऊ, जो कि यूपी की पूरी जनसंख्या कहीं ना कहीं अगर इनको जोड़ लेंगे तो अर्बन एरिया की बहुत बड़ी जनसंख्या में भागीदारी कानपुर और लखनऊ की होगी। जबकि वेस्ट यूपी में आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, आगरा, इस तरह बड़े बड़े शहर हैं, इसीलिए अर्बन एरिया सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं वेस्ट यूपी में, ठीक है। ईस्टर्न यूपी में कुछ ही एरियाज जो है बड़े शहर हैं, जैसे कि आपका प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, और उसके अलावा जितने भी शहर हैं आपके ईस्टर्न यूपी में कोई भी इस तरह से बड़े शहर नहीं है कि जहाँ पे बहुत बल्क में जनसंख्या रहती हो अर्बन एरिया की। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फैक्टर अफेक्ट्स या इन्फ्लुएंसिंग अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन। एक क्वेश्चन इस तरह से आप यहाँ पे बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या कारण हैं, शहरीकरण के कारण क्या हैं, नंबर 1 पे। एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज के कारण क्या हैं, नंबर 2। नंबर ऑफ टाउन यानी कि जो सिटी है या एक तरह से शहर है उसके बढ़ने का, उसके नंबर ऑफ टाउन, नंबर ऑफ शहर, यानी शहर की जनसंख्या बढ़ने में कारण क्या है, शहर की आबादी बढ़ने का क्या कारण है और नंबर ऑफ टाउन बढ़ने का क्या कारण है, या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं अर्बनाइजेशन के, अर्बन एरियाज की जनसंख्या बढ़ने में या अर्बनिज्म बढ़ने में। अर्बनिज्म का मतलब कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ने में। अगर क्वेश्चन पूछता है अर्बनिज्म, तो अर्बनिज्म का मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी एस्पेक्ट अर्बन एरियाज में कितना डोमिनेटेड होता है। क्वालिटी एस्पेक्ट का मतलब कि सर्विसेज सेक्टर, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट करती हो किसी एरिया में, तो अर्बनिज्म उसको कहा जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग अर्बनाइजेशन अगर ये क्वेश्चन पूछता है, या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स ये क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों के आंसर लमसम सेम है, आपको इसी पॉइंट पे मेंशन करना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक्सप्लेन करूं। देखिए, सरप्लस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। सरप्लस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि एक्सोडस माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड। गांव से शहर की तरफ लोग बहुत भारी मात्रा में माइग्रेशन कर जाते हैं ताकि अगली नस्ल का इंतजाम कर सकें या अपनी ही नस्ल का अच्छी लाइवलीहुड गुजारने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। तो जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए या बेटर करियर ऑप्शन के लिए, इस तरह से प्रॉस्पेरिटी के लिए लोग यहां शहर में सरप्लस रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्स सरप्लस का मतलब कि रिसोर्सेज तो वही होते हैं, बस उसका एक्सप्लॉयटेशन, यूटिलाइजेशन बहुत हाई लेवल पे होता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे डायमेंशंस में होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोग सरप्लस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे यूपी के लोग पहले टाइम पे जाया करते थे कलकत्ता, वहां पे सरप्लस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी। 70-80 की दहाई ते आते आते यूपी के लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में कहां जाने लगे, मुंबई की तरफ मूव करने लगे। तो अगर ये मुंबई की तरफ मूव करते हैं आज के समय में 70-80 की दहाई में आने के लिए मुंबई, तो हम इसको कह सकते हैं एक पॉइंट ये कि मुंबई। तो इस तरह से मुंबई
बहुत बड़ा शहर बनता चला जाएगा। यूपी के लोग कानपुर में मूव करने लगे 80 से 90 की दहाई आते आते, और लेदर वर्क बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, इसलिए कानपुर जैसे शहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज हुआ करते थी, तो लोग कानपुर की तरफ मूव करने लगे। तो ये कानपुर बहुत बड़ा शहर बनने लगेगा। तो अर्बनाइजेशन का फैक्टर क्या है यहाँ पे कि सरप्लस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1 पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को पहले हम देखते हैं, वो एरियाज जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फलने फूलती हैं, जैसे कि आपका यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कानपुर हो गया, साउथ में जैसे हम देखते हैं आपका मदुरई हो गया, चेन्नई हो गया। उसके अलावा ईस्ट यूपी में अगर देखा जाए तो मेरठ का जो है और बरेली, तो मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, ये तीनों शहर आपके कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इनकी आबादी बहुत ज्यादा हाल के दिनों में बढ़ी है। एक मेरठ, बरेली, झुमका वाला बरेली, और आपका मेरठ, बरेली, और उसके अलावा जो है कानपुर, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बढ़ी है बहुत ज्यादा आबादी। उसके अलावा कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं भी फैक्टर है आपके। कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि आपका नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, ये सब कॉमर्शियल गतिविधि के कारण बहुत ज्यादा बढ़ी है। गोरखपुर, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी की वजह से लोगों की शादियां करनी है, तो आजू बाजू की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सामान की परचेजिंग गोरखपुर से करते हैं। ऐसे बनारस भी आपका कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से बढ़ी उसकी आबादी। आपकी जो लखनऊ है उसका कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से आबादी बढ़ी है। नोएडा कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से, गाजियाबाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है, गाजियाबाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मुरादाबाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बरेली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कुछ टाउन आपके डेवलप हो गए क्योंकि वो पार्टिकुलर लोकेशन पे वहां लोग आने जाने का एक तरह से साधन था। लोग वहां से दूर जाने के लिए वो एक तरह से जंक्शनल पॉइंट था। तो जंक्शनल पॉइंट वाले जो भी पॉकेट्स हैं वो बाद के दिनों में शहर में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि मिडवल इंडिया में मुगल सराय मिडवल इंडिया में एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण बढ़ गया। बाद के दिनों में गोरखपुर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण बढ़ा, क्योंकि जो ईस्टर्न इंडिया की तरफ का एक तरह से गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया फॉर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ईस्टर्न इंडिया मतलब कि पूरब की तरफ जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए उत्तर प्रदेश का दरवाजा है, गेट है। वहीं से लोग ट्रेनें पकड़ते थे कलकत्ता जाने के लिए, आपको ईस्टर्न इंडिया जाने के लिए, भलाई, रावड़केला या उस एरिया में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इटारसी जो आपके भोपाल के या आपका इंदौर के पास कहीं पड़ता है, यानी कि एमपी में पड़ता है इटारसी, वो आपका कॉमर्शियल एक तरह से ट्रांसपोर्ट है, जंक्शनल टाउन है, वो जंक्शनल सिटी है। टुंडला, उत्तर प्रदेश का टुंडला सिटी, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए, जहां पे मल्टीपल रोड, रेलवेज, वाटरवेज आकर के आपस में मिले। उस तरह की जैसे कि वाराणसी, झांसी, ये सब जंक्शनल सिटीज हैं उत्तर प्रदेश के। इनकी जो जनसंख्या बढ़ी, बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, दूसरी जगह जाने के लिए लोग आने लगे, जाने लगे, रेस्टोरेंट्स, होटल खुलने लगे, इस तरह से उस एरिया की जब आबादी बढ़ने लगी। तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं टुंडला, जो कि एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, क्या है टुंडला। झांसी जो कि आपका साउथ इंडिया मूव करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। मुगल सराय मिडिवल इंडिया में हुआ करता था आपका, जो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण इकोनॉमिक पुल ऑफ सिटी। पुल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, अपनी तरफ कोई चीज खींचना। और इकोनॉमिक पुल का मतलब इकोनॉमिक आधार पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इकोनॉमिक आधार क्या हो सकता है? बेटर, जैसे मान के चलिए कि जॉब्स अवेलेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, उसके अलावा आपका पेमेंट अगर अच्छा मिले कहीं पे तो लोग आएंगे वहां पे। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक से संबंधित कारोबार, बिजनेस जितना भी है, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है,
तो बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज हो, बेटर ऑप्शन फॉर एम्प्लॉइज, है ना। तो इस तरह की जब अपॉर्चुनिटीज होगी किसी एरिया में तो उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक पुल ऑफ सिटी, कि सिटी में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हेल्थ के से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, तो इसको कहा जाएगा इकोनॉमिक पुल ऑफ सिटीज। अब इकोनॉमिक पुल ऑफ सिटीज की अगर बात करते हैं तो यूपी के जितने भी टाउन्स हैं, जैसे लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सारे के सारे टाउन्स, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सारे के सारे टाउन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पुल हैं। इंडिया लेवल पे देखते हैं तो कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, अमृतसर हो गया, आपका ये क्या कहते हैं, अमृतसर नहीं, ये अरे ये आपका जालंधर या दूसरा जो एक शहर है वहां का, ये सारे इकोनॉमिक पुल ऑफ सिटीज में आ जाएंगे। लुधियाना, लुधियाना एंड जालंधर, ये इकोनॉमिक पुल ऑफ सिटीज में आएंगे, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी सिटी के डेवलप होने का। अगर हम पहले के टाइम में बात करें, आज के 30 साल 40 साल पहले की या 3-4 डिकेड पहले हम बैक में जाते हैं, तो अलीगढ़ और वाराणसी बेस्ट एग्जाम्पल हुआ करता था आपका एजुकेशन का। क्या है, अलीगढ़, वाराणसी एंड प्रयागराज, ये पहले हुआ करता था एजुकेशन हब। बाद के दिनों में ये रिवर्स हुआ, थोड़ा सा बदला, इसमें अमेंड हुआ। तो उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बाद के दिनों में आपके जैसे मेरठ, नोएडा, ये सब नए नए पॉकेट्स खुले, मेरठ, नोएडा एंड आपका लखनऊ, क्योंकि पहले प्रयागराज ही लोग ओनली जाते थे, यहाँ की भीड़ अब शिफ्ट हो गई एजुकेशन के लिए लखनऊ। लखनऊ में जैसे आपका बीबीडी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी खुल गई, लखनऊ में इंटरनल यूनिवर्सिटी खुल गई, इरा यूनिवर्सिटी खुल गई, उसके अलावा अमेठी क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां लखनऊ में खुली। नोएडा में आपका सीरीज ऑफ कॉलेज, नॉलेज पार्क में जितने सारे के सारे कॉलेजेस हैं, तो ये नोएडा एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ खुला। मेरठ जो है अपॉर्चुनिटीज़ खुला, जो आपकी बीट किया ज़्यादा यहाँ को, अलीगढ़ वाले को मेरठ ने यहाँ पे बीट किया। इस तरह से नए नए केस स्टडी हमने जो अखबारों से उठा करके देखे, तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे कोट किए आपके सामने। उसके अलावा कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के या इंडिया के बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे सिटीज जो कि कल्चर के आधार पर डेवलप हुए, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आपका वाराणसी, मथुरा है, और आपका ये अरे क्या कहते हैं, हरिद्वार भी हो जाएगा, बट वो यूपी में नहीं है, ठीक है। तो ये मथुरा और आपका वाराणसी और गोरखपुर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखता है कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर के आधार पे। तो इस तरह से बहुत सारे टाउन्स हैं जो डेवलप हुए कल्चर के आधार पे और आपका रिलीजियस के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। रिक्रिएशनल मतलब कि लोग अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए, आपका टूरिज्म के लिए, ठीक है, जो टाउन डेवलप होता है उसको हम कह सकते हैं टूरिज्म। यहाँ भी मैं मेंशन कर दूं आपको टूरिज्म। तो टूरिज्म में मेनली तो आगरा का ही नाम रखा जाएगा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भाई, ठीक है, और उसके बाद लखनऊ रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये सारे के सिटीज से आप देखेंगे आगरा जैसे टूरिज्म के लिए या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए डेवलप हुआ। उसके अलावा आपका लखनऊ जो है, यहाँ पे भी टूरिज्म के लिए आसपास के लोग, टूरिज्म का बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी प्रमोशन है, लोग हैं बहुत सारे यहाँ पे, जो कजिन्स यानी कि जो अच्छे अच्छे रेसिपी खाने पीने की जो आइटम्स होते हैं आसानी से आपको मिलेंगे। होटल्स हैं, जो भी पेयर हैं, एक तरह से शादी ब्याह करके बाद लोग आकर के घूमने आते हैं, हनीमून मनाने, ये आपका लखनऊ है मेनली, ठीक है। और यहाँ पे पहले बाद के दिनों में जो रिलीजियस टूरिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा पनपा, तो वाराणसी और अयोध्या इसने अपनी जगह ले ली, अपनी जगह बनाई पहले। अभी भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। बाद के दिनों में अयोध्या, अयोध्या जो कि रिलीजियस टूरिज्म है, एंड वाराणसी, वाराणसी, इसके कारण ये दोनों शहर को बहुत ज़्यादा महत्व मिला और ये दोनों शहर में बहुत इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन हुआ सिटी, खासकर अयोध्या को इसमें जब से राम टेम्पल बना तब से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और इस एरिया के जो आजू बाजू के लोग थे, इधर की गुजरात में बहुत सारे लोग आके ज़मीनें परचेज कर लिए और वहाँ पे नए सेटलमेंट्स हो रहे हैं, नए नए टाउन बस रहे हैं आसपास में, ठीक।
और सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमने यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट किया आपके सामने। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अर्बनाइजेशन के फैक्टर क्या हैं, तो आप यही पॉइंट्स को मेंशन करेंगे और यूपी से कोरिलेट करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन का। नेचर का मतलब क्या होता है कि इंसान का नेचर कैसा है, यानी इंसान का हाव भाव कैसा है, ये दिखता कैसा है, इसका बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है, हाउ इट्स लुक लाइक, ये देखने में है क्या, गुड है बैड है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है नेचर में, यानी इसके फीचर्स कैसे हैं दूसरी भाषा में कहा जाए। तो ऐसे अर्बनाइजेशन एक प्रक्रिया है, तो इसके फीचर्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं, क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम नेचर में लिखेंगे। तो नेचर को मैंने कैटेगराइज किया है और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को यहाँ पे मेंशन किया है। तो नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन ये भी PYQ है, सारी की सारा टॉपिक यहाँ पे PYQ है, कोई टॉपिक आप छोड़ भी नहीं सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने मेंशन किया कि नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन नंबर 1 पे प्रीडोमिनेंटली माइग्रेशन ड्राइवन, इंडिया या यूपी दोनों कंडीशन में जो आपका अर्बनाइजेशन है उसमें मोस्टली क्या फैक्टर है कि आपका माइग्रेशन फैक्टर है, प्रीडोमिनेंटली माइग्रेशन ड्राइवन है। माइग्रेशन ड्राइवन का मतलब कि मेनली रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेशन है, गांव के लोग अच्छी नौकरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी लाइवलीहुड की तलाश में शहर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि गांव में अपॉर्चुनिटीज कम है, गांव में ऑप्शन नहीं है बेटर आगे बढ़ने का, इसीलिए लोग शहर की तरफ चले जाते हैं। वाइल डेवलप्ड वर्ल्ड का मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है वहां का अर्बनाइजेशन का, और हमारे यहाँ का अर्बनाइजेशन का फैक्टर क्या है, माइग्रेशन, गांव से शहर की तरफ चले जाना, जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, लाइवलीहुड के लिए, अच्छा करियर ऑप्शन के लिए, अच्छे वेजेस में मिलते हैं, बचत भी होती है, हेल्थ हाइजीन के लिए, ये सारी की सारी अच्छी एजुकेशन, ठीक, अर्ली टाइम में बच्चों के लिए, ये सारी के सारे कारण जो है, तो पूरा का पूरा प्रीडोमिनेंटली माइग्रेशन क्या है हमारे यहाँ, माइग्रेशन ड्राइवन एक तरह से अर्बनाइजेशन है नंबर 1 पे। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अर्बनाइजेशन का कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। हमारे यहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है पर उतना बड़ा रोल नहीं है। इनफॉर्मल सेटलमेंट, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सेटलमेंट होता है। इनफॉर्मल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि बिना प्लान्ड वे में सेटलमेंट है सारा का सारा अर्बन एरिया का। बिना प्लान का मतलब एक्सोडस माइग्रेशन है, लोग गांव से डायरेक्टली आंख बंद कर करके शहर की तरफ आ जाते हैं। हम कह सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेजेस, इनफ्लक्स ऑफ पीपुल या मैसिव इनफ्लक्स ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेजेस, बहुत भारी मात्रा में लोग गांव से शहर की तरफ आंख बंद करके चले आते हैं। दैट क्रिएट द स्ट्रेस ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द टाउन्स, जिसके कारण जो सिटी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा दबाव बनता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। एंड रिसोर्सेज, तो जो सिटी के रिसोर्सेज उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर से आकर के वहां पे माइग्रेशन कर जाते हैं, लीडिंग टू अनप्लान्ड स्प्रॉल। तो जब आप शहर में आ गए तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, कहीं ना कहीं काम धंधा करने लगेंगे। तो अनप्लान्ड स्प्रॉल का मतलब कि शहर अपने आप चारों तरफ ऐसे उल्टा सीधा बढ़ने लगता है बिना प्लान्ड वे में। जहां भी जगह मिली लोग रह करके काम अपना चलाने लगते हैं या कारोबार शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ हाउसेस की कमी देखेंगे आप वहां पे। फिर नेक्स्ट क्या है, सैनिटेशन की समस्या देखेंगे आप, एंड ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी देखेंगे आप। बच्चों के स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए सारी की सारी कंजेशन में लोग रहना शुरू कर देते हैं। अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैंने यहां मेंशन किया, अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ डिस्करेज प्लानिंग एफर्ट्स। अगर गवर्नमेंट या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे भी कि प्लानिंग वे में सिटी को बसाया जाए या एक्सपेंड किया जाए तो वो सक्सेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनप्लान्ड ग्रोथ होता है और इतना हाई लेवल का प्रेशर होता है,
जो एक्सोडस माइग्रेशन हुआ, बाहर के लोग इन्फ्लक्स किए या सिटी में आके बस गए, इसके कारण कोएग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न सिटीज। हम यूपी की बात करें या इंडिया की बात करें, हम दोनों कंडीशन में एक पॉइंट ये भी देखते हैं, हमारे यहाँ के जो अर्बन सिटी, अर्बन पॉकेट्स हैं या अर्बन सेंटर्स हैं, उनका नेचर क्या है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ ओल्ड सिटीज एंड न्यू सिटीज। एक तो सिटी पहले से पुरानी थी और उसके आउटर में आपको मॉडर्न पैटर्न पे नई सिटी बसने लगती है और पुरानी सिटी वहां पे है, एक पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि पुरानी सिटी तो है और उसके बाद जो नए नए शहर भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि वाराणसी अयोध्या पहले से था, लखनऊ कानपुर बाद में डेवलप हो गया। जबकि पुराना शहर अगर बात किया जाए एंशिएंट इंडिया का, तो आपका अयोध्या और वाराणसी है। लखनऊ कानपुर का कोई वजूद नहीं है। ये मिडिवल यानी लेटर मुगल पीरियड में आसफुद्दौला ने जब अयोध्या से फैजाबाद से अपना कैपिटल ट्रांसफर किया, तब लखनऊ शहर बसा था, जो कि 1780 से 90 के बीच की बात है। बहुत लेट में लखनऊ बसा, जबकि आज के टाइम पे अयोध्या कितना छोटा हो गया। पहले अयोध्या कैपिटल हुआ करता था लखनऊ का, मतलब ये अवध नवाबों का, और आसफुद्दौला ने 1770 से लेकर के 80 या 90 के बीच में कैपिटल ट्रांसफर किया था लखनऊ में। अब भूल भुलैया, इमामबाड़ा, जितने भी आप बिल्डिंग्स देखते हैं सब आसफुद्दौला का बनाया हुआ है, वो उसी पीरियड का है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोई एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न सिटीज। एक तो जो पुराना शहर था उसमें एक्सटेंशन हुआ नया शहर, एक पॉइंट, और दूसरा पहले से पुराना शहर था और उसके बगल में 10-50 किलोमीटर पे दूसरा नया शहर भी डेवलप हुआ। तो दोनों कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है। मैंने ओनली एक पॉइंट मेंशन किया है, देखिए आप, लाइक वाराणसी, लखनऊ, आगरा, जयपुर, हरिद्वार have rich cultural heritage and history along with fast paced development of modern cities like Noida, Mumbai, Bangalore and Gurgaon। जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, ये पहले से, मदुरई, ठीक है, ये पहले से सिटी हुआ करते थे, या ब्रिटिश पीरियड के कुछ सिटीज हैं या मुगल पीरियड की भी कुछ सिटीज है। जैसे आपका लखनऊ हो गया, आपका मुगल, ये क्या कहते हैं, लेटर मुगल का। आगरा आपका मुगल पीरियड का सिटी है। ये सिटी पहले से थे, इन्हीं के पैरेलल दूसरे सिटी डेवलप होने लगे बाद के दिनों में, जैसे आपका मुंबई, कोलकाता, ठीक है। जयपुर आपका मिडिवल सिटी है, जो कि बाद में एक तरह से और फर्दर भी एक्सपेंशन हुआ। नोएडा, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, ये नए नए सिटी उसी के पैरेलल हो गए। उसके अलावा जो पुरानी आबादी है शहर की, जैसे वाराणसी की जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वो एक पुरानी आबादी है। लखनऊ, दिल्ली की जो चांदनी चौक, ये पुरानी आबादी है। लखनऊ की अमीनाबाद, ये पुरानी आबादी है, पुराना शहर है। तो उसके बाद जो नया शहर बसा लखनऊ का, वो कुर्सी रोड, मड़ियाऊ और आपका चिन्हट, ये नया शहर, नई आबादी प्लांट में बसने लगी। ऐसे वाराणसी के आसपास इलाके में नई नई आबादी बसी होगी। तो ये दोनों कंडीशन है कि विद इन द सिटी, यानी उसके सराउंडिंग में भी नई आबादी थोड़ा प्लांट में बसी, और उसके अलावा पहले से कोई सिटी थी वो, जैसे अयोध्या है, अयोध्या बहुत पुराना शहर है, बाद के दिनों में लखनऊ एक बहुत बड़ा आबादी वाला शहर डेवलप हो गया। हस्तिनापुर बहुत पुराना शहर है और उसी के बगल में 20 किलोमीटर दूरी पे मेरठ बहुत बड़ा शहर डेवलप हो गया। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम देखते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न सिटीज इन उत्तर प्रदेश। ये भी नेचर में आएगा एक पॉइंट आपका। उसके अलावा अर्बनाइजेशन ड्यू टू द टर्चरी सेक्टर्स। टर्चरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, हम यूपी की बात करें या इंडिया की बात करें, मेनली अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ टर्चरी सेक्टर के कारण प्रीडोमिनेटेड है। टर्चरी सेक्टर का मतलब सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, कॉमर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकेंडरी सेक्टर भी है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन का फैक्टर है। बट उससे कहीं ज्यादा इधर कुछ सालों में हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन का जो नेचर है, चाहे वो इंडिया का हो या यूपी का हो। अब मैं मिसाल देता हूं तो आपको क्लियर होगा। मान लीजिए कि नए नए अर्बन टाउन बसे आपके दिल्ली के आजू बाजू में, गुड़गांव सर्विस बेस, नोएडा सर्विस बेस, लखनऊ में दीजिए
जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नई नई खुली उसके आजू बाजू में जो भी शहर बसे वो सारे के सारे सर्विस बेस में देख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर यानी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, इनके कारण नए नए शहर का ज्यादा फैलाव हुआ यूपी में भी और इंडिया में भी। हैदराबाद एक सिटी हुआ करता था मिडिवल पीरियड से, जिसको निजामों ने बसाया था लेटर मुगल पीरियड में। साइबराबाद नया शहर बना जो कि अभी मॉडर्न सिटी है। तो ये सर्विस सेक्टर की कारण बना है, सर्विस ज्यादा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। परसिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, हम शहरों में अपने यहाँ क्या देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर भी साथ में पैरेलल में मौजूद रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर साथ में मौजूद होने का कारण क्या है कि ये जो मेनली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, बहुत सारे लोग गांव से शहर में बिना प्लान वे में चले आए। कुछ लोग तो फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल गई और जिनको फॉर्मल सेक्टर में नहीं मिला, प्रॉपर कंपनी में जॉब्स नहीं मिला, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने लगते हैं। जैसे कोई रेडी कर लगाने लगता है, कोई ठेली लगाने लगता है, कोई हॉकर का काम करने लगता है, कोई सड़क के किनारे कुछ बेचने लगता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनफॉर्मल सेक्टर भी पैरेलल में उतना ही पनपता है शहरों में जितना कि फॉर्मल है। कहीं पे बिजनेस है, कहीं पे कारोबार है, दुकान है, शॉप्स है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर सिस्टम है, गवर्नमेंट के लॉ ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, ये फॉर्मल सेक्टर हो गया। जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कंपनी है, ये सब फॉर्मल सेक्टर है। तो कुछ लोगों को वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती है तो इनफॉर्मल वर्क करने लगते हैं, कहीं पे ऐसे सड़क के किनारे बेचने लगते हैं। तो जितने भी हॉकर्स हो गए, स्ट्रीट आपका जो है सेलर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या कहीं पे कुछ कटिंग वटिंग करने लगते हैं, वेल्डिंग का काम करने लगते हैं और जुड़ जाते हैं मेनली फॉर्मल सेक्टर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से। यानी कि यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी को, मारुति वाले को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से भी चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे यहाँ शहरों में क्या, जैसे कि परसिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक, फॉर्मल इकोनॉमी कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल इनफ्लक्स माइग्रेंट्स, जो भी गांव से सारे के सारे माइग्रेंट्स आए उनको फॉर्मल सेक्टर सबको नौकरी नहीं दे सकता, वो उसमें सेट नहीं बैठ पाए। तो जो बाकी रह गए उन लोगों ने क्या किया, लीडिंग टू लार्ज इनफॉर्मल एक्सपेंशन, तो वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने लगते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब जैसे देखेंगे आप, स्ट्रीट वेंडर, सड़क के किनारे कुछ लेकर के बेचना बनाना, इस तरह से। उसके अलावा हॉकर्स, जो फेरी वाला है, वो सब क्या इनफॉर्मल हो जाएंगे। तो दोनों पैटर्न इकोनॉमी का हमारे यहाँ पैरेलल चलती है, इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर सिटी में, और वो दोनों उतने लेवल पे अपना रोल प्ले करती हैं। अर्बन स्प्रॉल्स, जब अनकंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज एंड द टाउन, जिसके कारण क्या है कि अर्बन स्प्रॉल होता है, इतना ज्यादा लोग मात्रा में आते हैं और वो सिटी बिना प्लान्ड वे में चारों तरफ अपने फैलने लगती है। मेनली जो रोड होता है उसी को के किनारे किनारे वो फैलती है, जिसको कि रिबन अर्बनाइजेशन या कि रिबन, रिबन का मतलब कि जो रिबन होती है, ये आपका बालों में औरतें बांधती हैं, तो रिबन एक तरह से एक्सपेंशन कह सकते हैं उसको, या रिबन जो है अर्बन सेटलमेंट्स कह सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर लेंथ में, लाइन में, लीनियर वे में वो सेटलमेंट होता है और रोड के किनारे किनारे लोग बसते चले जाते हैं बिना प्लान वे में। कभी कभी एग्रीकल्चरल लैंड में एक्सपेंशन और इंक्रोचमेंट होने लगता है। कभी जो फॉरेस्टेड लैंड होता है उसको कटिंग कर करके वहाँ पे ग्रीनरी को पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय या डिवास्टेटेड कर दिया जाता है। ये सारी की सारी अर्बन स्प्रॉल की कारण होता है। तो इंक्रोचमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इनटू सराउंडिंग रूरल एरियाज, ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इनटू सराउंडिंग रूरल एरियाज, ये किसके, अर्बन स्प्रॉल के कारण होता है। अच्छा, कॉजेज ऑफ अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल के कॉजेज क्या हैं, लेग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी है, माइग्रेशन एक्सोडस होता है कि उतने लोगों को सेटलमेंट्स नहीं किया जा सकता सिटी में, जो पुराना शहर है, तो वो बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं, स्लम बना के रहने लगते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए बिग सिटीज, अगर इंडिया की बात करें तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो टीयर 1 सिटीज और टीयर 2 सिटीज हैं हमारे, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी हुआ करती थी, वही सिटी हमारे यहाँ ज्यादा फलते फूलते हैं। और उसमें भी टीयर 1 यानी कि जो मेगा सिटीज हैं जहां पे करोड़ों प्लस आबादी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जिनको हम टीयर 1 कह सकते हैं, चेन्नई,
उसके बाद सेकंड नंबर पे टियर सेकंड सिटीज, जहां पे आपकी 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की आबादी है, वो सिटीज जैसे आपका पुणे हो गया, आपका सूरत हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे सिटीज में ज्यादा लोग मूव करते हैं अपने यूपी में भी और कहां पे, इंडिया लेवल पे भी। उसी को मैंने एक हेडिंग बना करके क्रिएट किया कि बिग सिटीज। अब इनका बिग सिटीज का क्या रोल है देखते हैं। राइज ऑफ मेगा सिटीज, मोस्टली इनहेंसमेंट ऑफ द मेगा सिटीज। ज्यादा तो लोग प्रीफर करते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं वो मेगा सिटीज की तरफ जाते हैं। मेगा सिटीज का मतलब कि जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह के सिटीज मेगा सिटीज में आ गए मान लेते हैं। एंड ग्रोइंग टियर सेकंड सिटीज, टियर सेकंड सिटीज का मतलब कि जैसे कि लखनऊ, कानपुर, पुणे, लखनऊ, कानपुर, पुणे, अहमदाबाद, ये टियर सेकंड सिटीज में आएंगे। तो इस तरह की सिटीज की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। आप कभी नहीं देखेंगे कि हरदोई, लखीमपुर खीरी की जनसंख्या ज्यादा बढ़े, उनकी जनसंख्या भी बढ़ती है बट बहुत कम बढ़ती है। उसके मुकाबले में इनका रैपिड और एक्सोडस ग्रोथ होता है टियर 1 सिटीज और टियर सेकंड सिटीज का। टियर 1 का मतलब कि सेंसस के हिसाब से मैंने नहीं डिमार्केट किया, सेंसस में तो 1 लाख तक का ही टियर 1 रहता है। उसके बाद टियर 2 जो है 1 लाख से 50,000 होता है। हमने यहाँ पे बड़ा शहर नंबर 1 पे और दूसरे नंबर पे जो बड़े शहर हैं वहीं पे लोग मूव करते हैं मेनली, क्योंकि वहां पे कारोबार के, वहां पे इंडस्ट्रीज, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेजेस ज्यादा मिलते हैं, तनख्वाह एक तरह से ज्यादा सिक्योरिटी होती है, आसानी से ज्यादा वेजेस मिलने के ऑप्शंस होते हैं, बचत ज्यादा होगी आपकी। इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं सेकंड टियर में। जैसे देखिए कानपुर, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, ये सेकंड टियर में मैंने मेंशन किया, ठीक है। बट ग्रेपल विद इश्यूज लाइक कंजेशन, अब इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वहां पे ग्रेपल विद इश्यूज का मतलब बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि कंजेशन की समस्या देख सकते हैं, उसके अलावा पॉल्यूशन की समस्या, बेसिक इम्यूनिटीज वहां पे एब्सेंस होती है। उसके अलावा क्या है कि स्ट्रेन और सोशल फैब्रिक भी ब्रेक डाउन हो जाता है। इतने कंजेशन में लोग रहते हैं कि एक दूसरे से डेली फाइट होती रहती है। जो गांव का आपका होमोजेनस सोसाइटी या एक तरह से आपस में भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट था, वो सारा का सारा शहर में आकर के ब्रेक डाउन हो जाता है। जहां पे लोग स्पिरिचुअल हुआ करते थे तो शहर में आकर के एक तरह से जो सोशल इंटीमेसी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ती है उसकी, तो सोशल फैब्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है शहरों में। देखिए अनइवन एंड डिस्पर्स ग्रोथ, फास्टर पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कोस्टल एरियाज एंड वेस्टर्न इंडिया। वही पॉइंट मैंने पहले मेंशन किया था कि आप कोस्टल इंडिया में देखेंगे तो ज्यादा बड़े बड़े शहर हैं और ज्यादा अर्बनाइज्ड है वो स्टेट। आप वेस्टर्न इंडिया में जाएंगे इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा और आपका गुजरात, महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न इंडिया हो गए, यहां पे देखेंगे कि ज्यादा अर्बनाइज हैं, ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। और साउथ इंडिया या आपका कोस्टल इंडिया में जाएंगे एक्सक्लूडिंग आपका उड़ीसा को छोड़ करके साउथ में कहीं भी चले जाएंगे आप, हर जगह देखेंगे कि अर्बन एरिया ज्यादा एक तरह से डोमिनेटेड है। ये एक फैक्टर है। जबकि आपका वेस्टर्न के और ये वेस्टर्न और सदर्न के मुकाबले में अगर हम नदर्न और ईस्टर्न की बात करते हैं, यानी कि आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन सारे एरियाज में, यूपी हो गया, ठीक है, एमपी है, उत्तराखंड है, तो इन एरियाज में क्या देखेंगे, उतना अर्बन जनसंख्या नहीं है, उतना ज्यादा ये अर्बनाइज्ड नहीं है। तो इनइक्वालिटी है रीजन टू रीजन, डिस्पैरिटी है रीजन टू रीजन अर्बनाइजेशन के मामले में भी, इंडिया में भी। अगर यूपी की बात करें तो ऑलरेडी मैंने डिस्पैरिटी को मेंशन कर दिया है। देखिए अनइवन एंड डिस्पर्सल ग्रोथ, फास्टर पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, और उसके अलावा जो है वेस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं। इट एक्सासर्बेट रीजनल डिस्पैरिटी, जिसके कारण रीजनल डिस्पैरिटीज देखा जा सकता है, या इसका ये वजह है। इन केस ऑफ यूपी, मेनली इन वेस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल यूपी में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्रिएट किया, ह्यूज स्लम, हुई शेयर ऑफ द स्लम पॉपुलेशन, स्लम की भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन अगर इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया की अगर बात की जाए तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन में 17% जनसंख्या इंडिया की अर्बन एरिया की स्लम में रहती है। इंडिया की 17% अर्बन जनसंख्या स्लम में रहती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या इंडिया की जो है स्लम में रहती है, और इस टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि स्लम एक्सपेंशन के कारण क्या है, नंबर 1,
नंबर दूसरे पे सलम का प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या है वहां पे, और तीसरे नंबर पे उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसको एक अलग से क्लास होगी और उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो है संबंधित किससे हैं, नेचर से हैं, और आपको इन पॉइंट्स को मेंशन करना है। यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।